नमस्कार, खबर भारत की खास प्रस्तुति खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बात करेंगे नारी शक्ति की, लेकिन इस बार स्टूडियो में होंगे खास मेहमान। अगर स्त्री और पुरुष एक दूसरे के सहयोग की बात करें तो ये कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपसी सहयोग के बिना दोनों का अस्तित्व असंभव है। जैसे सीताराम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर। जिस देश में स्त्री शक्ति की इतनी महत्ता रही हो, उस देश को स्वर्ग कहा जाना बिल्कुल जायज है। देश में नारी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है, और जब पुरुष स्त्री से प्यार करता है तो अपनी जिंदगी का एक छोटा हिस्सा देता है, पर जब स्त्री किसी पुरुष से प्यार करती है तो वो सब कुछ दे देती है। भारतीय समाज में अक्सर स्त्री वर्ग के लिए देवी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब घर में नवजात बच्ची पैदा होती है तो उसे लक्ष्मी आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। जब घर में नई बहू का गृह प्रवेश करवाया जाता है तो उसे घर की लक्ष्मी यानी गृह लक्ष्मी का दर्जा दे दिया जाता है। और जब स्त्री अपने अस्तित्व को तलाशते हुए नए आयाम खोजने लगती है तो देवी का रूप हो जाती है। और इसी देवी की शक्ति को नमन करते हुए अपने अनुभवों को साझा करेंगे। आज स्टूडियो में मौजूद है, चलिए परिचय करवाते हैं खास मेहमान का, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के परिसहाय और लेखक हैं अगम जैन साहब। और बता दें आपको 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी, प्रतिभाशाली लेखक भी है। हाल ही में उनका उपन्यास आया कभी गांव, मुझे ऐसा लगता है कभी कॉलेज। मैंने नाम सही लिया सर? जी। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत सारा धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण दिन समय निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं गलत नहीं तो अगम का मतलब जैन शास्त्र को कहा जाता है क्या? जी, थोड़ा सा उसमें अंतर है। आगम का मतलब होता है जैन शास्त्र, और अगम एक संस्कृत या हिंदी का शब्द है जिसका मतलब होता है जहां तक पहुंचा ना जा सके, तो अगम्य या अगम उसको कहा जाता है। जहां पहुंचा ना जा सके वो अगम है। जी। तो मतलब पढ़ाकू तो आप बचपन से रहे, हमने सुन लिया था। और ट्रेनिंग के दौरान लिखने का शौक था आपको, चूंकि तो ट्रेनिंग के दौरान वो लेखनी शुरू हो गई थी, ये भी हमने सुना था। लेकिन ये कैसे संभव हुआ कि जब आप किसी किताब को देखते थे तो मन में सोचते थे कि किताब कैसे लिखी जा सकती है, और फिर उपन्यास ही लिख डाला? बिल्कुल सही बात है। शुरू में कभी इस तरह से सोचा भी नहीं था। तब तो ये लगता था कि ये जो 200 पेज लेखक ने लिखे हैं कैसे लिख दिए, हम तो एक पेज भी नहीं लिख पाते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ व्यंग या आर्टिकल लिखना शुरू किए, तब मुझे लगा कि अच्छा 1-2 पेज लिखना तो आसान है। तब भी लगता था कि 200 पेज कैसे लिख दिए। लेकिन फिर पिछले वर्ष जो कहानी मैंने लिखी है वो तो 3-4 साल से दिमाग में थी, तो पिछले वर्ष मौका मिला तो उस कहानी को धीरे धीरे लिखना शुरू किया। सोचा नहीं था कि प्रकाशित होगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो पूरा एक कहानी का रूप उसने धारण किया, उपन्यास का रूप, और फाइनली वो प्रकाशित हुआ। दर्शकों को बता देते हैं कि कभी गांव कभी कॉलेज, ये नाम हम आपको बता देते हैं। उपन्यास है जो अगम जैन साहब ने लिखा है, और ये अमेज़न यहाँ अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, और भी जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं उन पर अवेलेबल है। बिल्कुल, तो आप पढ़िए, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे सवाल दिमाग में बनेंगे, और जब सवाल बनेंगे तो सर को मैसेज भी करना शुरू कर देंगे इनबॉक्स पर। इसमें एक विशेषता ये भी है किताब की कि जो संस्करण है, हमको लगा नहीं था कि इतना पॉपुलर होगा, लोगों को पसंद आएगा। हाँ। लेकिन पहला जो संस्करण था वो महज 15 दिनों में ही समाप्त हो गया, और प्रकाशक को फिर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। और अभी भी लगातार खुश खबरियां, अच्छी समीक्षाएं हमको मिलती रहती हैं, जिसके लिए मैं सभी का धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा। बिल्कुल, थैंक यू सर। मतलब आपने इतना अच्छा लिखा कि हमें उसको अनुभव करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि कभी गांव कभी कॉलेज, ये तो वही बात हुई कि ये गांव की जगह शहर भी डाल सकते हैं। शायद ऐसे कुछ अनुभव जो आपको हुए होंगे, शायद इसीलिए कभी गांव कभी कॉलेज। जी हाँ, मतलब इसकी बेसिक कहानी ये है हाँ। कि एक गांव है, और गांव में तो अपनी देहाती पूरी व्यवस्थाएं होती हैं, और सामने वहीं पर उस जगह आकर के कॉलेज की स्थापना होती है जो एकदम शुद्ध हिंदी इंग्लिश मीडियम से और एकदम इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई करना चाहता है। तो गांव का अपना स्वरूप और कॉलेज का अपना स्वरूप जब मिलता है तो किस तरह से किरदार निखर करके आते हैं, हास्यात्मक शैली में लिखा हुआ एक उपन्यास है। बिल्कुल, हम उपन्यास पे बीच बीच में बात करते जाएंगे, लेकिन आज जिस अहम विषय को लेकर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो भी दर्शकों को बता देते हैं। क्योंकि आज आश्विन माह शुक्ल पक्ष के शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है, और इसे शक्ति प्राप्त करने वाली नवरात्रि भी कहते हैं। नवरात्रि में पहले दिन देवी के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है।
पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। और पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि पूर्व जन्म में शैलपुत्री का नाम सती था और ये भगवान शिव की पत्नी थी। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था और तब सती ने अपने आप को यज्ञ अग्नि में भस्म कर लिया था और अगले जन्म में यही सती शैलपुत्री स्वरूप में प्रकट हुई और फिर भगवान शिव से विवाह कर लिया। सती, शक्ति, स्त्री, कितने सारे पर्याय हैं सर। तो अगर स्त्री शक्ति की हम बात करें, चूंकि आज हमारा संदर्भ ही है नारी शक्ति, तो क्या कहना चाहेंगे आप निष्ठा मैम के बारे में, आपकी अर्धांगिनी निष्ठा? जी हाँ, जो मेरी वाइफ हैं उनके बारे में भी, या फिर इन जनरल जो सभी महिलाएं हैं, स्त्री हैं, उनके सशक्तिकरण की हम सभी, पूरा समाज आज के समय में जितनी बात करता है, पहले मुझे लगता है कि उतनी नहीं होती थी, लेकिन हम पता नहीं उसका कितना सच्चा स्वरूप समझ पाए हैं। मैं खुद भी उतना शायद ना समझ पाया हूँ, लेकिन एक अनुभव मैं आपको ज़रूर साझा करना चाहूँगा कि जब मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में जो बसेस चलती हैं उसमें महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होती है, आपको भी पता होगा। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि एक महिला के लिए एक व्यक्ति ने सीट छोड़ी, महिला वहाँ जाकर के बैठ गई। तो ये तो सशक्तिकरण जैसा लगता है कि भाई महिला के लिए सीट रिजर्व है, वहाँ पर महिला को ही बैठना चाहिए। लेकिन अगले बस स्टैंड से एक प्रेग्नेंट महिला उस बस में चढ़ी, तो जो महिला पहले से बैठी हुई थी उन्होंने उनके लिए सीट छोड़ दी और वो खुद खड़ी हो गई। तो मुझे लगा कि वास्तव में सशक्तिकरण ये है कि हम महिलाओं के लिए जगह छोड़ें, रास्ता बनाएं, ऐसा नहीं है। आने वाले समय में महिला दूसरों के लिए जगह छोड़ेंगी, उनके लिए रास्ता बनाएंगी, उनका मार्ग प्रशस्त करेंगी, वो वास्तव में महिला सशक्तिकरण कहलाएगा। मतलब जब महिला महिला की सहयोगी बन जाए, महिला सबकी सहयोगी बन जाए, सबके लिए रास्ता प्रशस्त करे, पुरुषों से भी के लिए भी रास्ता प्रशस्त करे और महिलाओं के लिए तो करे ही। बिल्कुल। अब बात अगर निष्ठा मैम पर आए, हाँ, तो जो मेरी वाइफ हैं वो भी हमारी शादी को लगभग 4 साल हो गए हैं। तो इन 4 सालों में लगातार जो भी अच्छी बुरी जैसे भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आई, तो हमेशा उनका एक सपोर्ट रहा। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम अकेले हैं, मैं अकेला हूँ या मुझे कोई दिक्कत हो सकती है। हमेशा ये था कि घर पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ सारी बातें साझा की जा सकती हैं और कोई ना कोई हल निकल करके आएगा। लेकिन बाय चांस यदि हल नहीं भी निकलता है तो दुख के सहभागी भी हम दोनों साथ में ही बनेंगे, इतना तो विश्वास रहा ही। तो इसलिए बहुत बड़ा संबल है और आगे भी हमेशा वो इसी तरह से बनी रहेंगी, ऐसी आशा है। क्या सबसे अच्छी बात है उनकी जो उनको शक्तिशाली बनाती है? क्योंकि हम नारी शक्ति की लगातार बात करेंगे और उन पहलुओं पर बात करेंगे आपके द्वारा, क्योंकि हम जब बात करते हैं, स्त्री को देवी कहा जाता है सर, आप स्वीकार करते हैं? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो जब पति को परमेश्वर कहा जाता है, यानी हम प्रभु वाणी से सुन रहे हैं स्त्री शक्ति के बारे में। कितना अच्छा एक सोच की मैं बात करी, आपको भी शायद आश्चर्य हुआ होगा कि स्त्री शक्ति पर प्रभु वाणी, यानी देवी पर प्रभु वाणी। ये तो आपके कार्यक्रम की विशेषता है कि अमूमन महिला सशक्तिकरण पर या महिला दिवस पर या ऐसे नवदुर्गा के शुभागमन पर भी महिला कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें महिलाएं ही ग्रुप डिस्कशंस करती हैं, इंटरव्यूज करती हैं। तो मुझे तो पहली बार ऐसा सौभाग्य मिला है कि मैं महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम में बोलने का मौका मिला है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपने लिखा है कि हमको क्या बनना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने हाल ही में कौन सी फिल्म देखी। लगान देखकर क्रिकेटर बनने की चाह रखने वाले, दबंग देखकर पुलिस बनने की तैयारी कर लेते हैं, और मुन्ना भाई MBBS डॉक्टर बनने की तैयारी करने वाले कोई मिल गया देखकर एलियन बनने का ख्वाब देखने लगते हैं। क्या मायने निकालूं इनके? ये अलग से लाइनें नहीं है, ये उपन्यास की 4 लाइनें हैं। तो उसमें कुछ किरदार ऐसे हैं कि जो जब कॉलेज में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या बनना चाहते हो। तो उस समय ये लाइनें आती हैं कि हमारा ये जो युवा है वो क्या क्या बनना चाहता है उसे खुद नहीं पता है। कई बार जो फिल्म देख ली उसके हिसाब से उसे लगता है कि मैं ये सब बनना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से एक व्यंग्यात्मक तंज भी कह सकते हैं। और हम लोगों का जो परिवेश है उस पर ये बात थी, क्योंकि मैं जब कॉलेज में था मुझे भी नहीं पता था क्या बनना है। हर चीज़ को देख के लगता था कि ये बन जाना चाहिए। IIT देख के लगता था कि बड़ा पैकेज मिलेगा, या UPSC देख के लगता था कि अच्छे घर गाड़ी मिलेगी, या फिर कैट MBA देख के लगता था कि बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल में काम करेंगे। तो बहुत तरह की चीज़ें रहती हैं जिससे हमारा मन व्यथित रहता है, हम समझ भी नहीं पाते कि हमें किस डायरेक्शन में बढ़ना है। तो उससे संबंधित ये लाइनें थी, उपन्यास में से ये लाइनें ली गई हैं। बिल्कुल। तो आपने पहले ही तय कर लिया था?
मैंने बहुत पहले तो तय नहीं किया था। 12th के समय तो मेरा मन IIT में जाने का था और उसके लिए मैंने कोचिंग भी की थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में जाकर के 3rd ईयर या संभवतः 4th ईयर में ऐसा पूरा प्लान बना कि अब मुझे जो है UPSC की तैयारी करना चाहिए। मतलब क्या ये माना जाए कि पढ़ाकू बच्चे ही IPS बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं, या किसी बड़े पद पर बैठने की तैयारी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बनने के लिए पढ़ना जरूर पड़ेगा। पढ़ाकू बन सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कई ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने हैं जिनके 10th में अच्छे नंबर नहीं थे, जस्ट पास हुए, 12th में अच्छे नंबर नहीं थे, बहुत मुश्किल से पास हुए, कॉलेज में बैक लग गई, सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं कर पाए और उसके बाद भी UPSC में सेलेक्ट हुए। तो वो उस समय आपके माइंडसेट की बात है और आप कितना डेडिकेटेड तरीके से उसकी तैयारी कर सकते हैं उसकी बात है। जो भी मेहनत करेगा और सही डायरेक्शन में करेगा तो अवश्य सफल होगा। 2016 का बैच रहा आपका जी, उसमें कितनी शक्तियां, स्त्री शक्तियां थी जो आपको आप जिनके साथ थे? अच्छे अनुभव हुए होंगे आपको तैयारी जब होती है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। IPS में जनरली माना जाता है कि महिलाएं ज्यादा नहीं आती हैं और कई समय तक आजादी के बाद ऐसा रहा भी कि बहुत कम संख्या उनकी रही। मैडम किरण बेदी और ऐसे कुछ नाम ही हम सब लोगों ने सुने हुए हैं, ज्यादा नाम नहीं सुने हैं। हाँ। लेकिन आज के समय में ये स्थिति है कि कई महिलाएं ऑफिसर्स जो हैं वो IPS को अपनी प्रेफरेंस भर रही हैं। हमारे बैच में भी मुझे एग्जैक्ट संख्या तो नहीं पता है, लेकिन 25 से 30 तो जहां तक है रही होगी संख्या। हाँ। और उसके बाद भी 5-6 बैच और आ चुके हैं, उसमें संख्या बढ़ी रही है, 35, 40 या 45 तक वो संख्या पहुंच चुकी होगी। तो आज के समय में ऐसा नहीं है कि सुरक्षा और कानून का जो काम है वो सिर्फ पुरुष लोग ही कर सकते हैं। पहले भी नहीं था, लेकिन अब इतनी जागरूकता हो गई है कि महिलाएं इस सर्विस में आ रही हैं और न केवल आ रही हैं बल्कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करके भी बता रही हैं। ये बता रही हैं कि वो किसी भी आप उनको डायरेक्शन में भेजें, चाहे आतंकवादी क्षेत्र हो, नक्सल क्षेत्र हो या ट्रेनिंग से संबंधित हो या जो भी आप क्षेत्र में उनको भेजेंगे तो वो अच्छा करके जरूर दिखाएंगे। बस मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। निष्ठा मैम का कोई ख्वाब ऐसा जो आपको लगता है कि हाउसवाइफ, क्योंकि अभी तो वो गृहिणी है और मैं हमेशा बोलती हूँ ये लाइन अपने स्क्रीन पर और आज भी बोल देती हूँ, मौका मिल गया कि पूरा घर जिसका ऋणी वही गृहिणी, तो क्या उनके ख्वाब? निष्ठा मेनली पेंटिंग करती हैं। अच्छा। वो बहुत समय से पेंटिंग कर रही हैं और मैं तो तारीफ करता ही था क्योंकि मैं तो साथ में ही रह रहा हूँ तो मैं तो तारीफ करूंगा ही। हाँ। लेकिन बाकी लोगों ने भी जब धीरे धीरे उनकी पेंटिंग की कला की तारीफ करना शुरू किया तो हमको लगा कि शायद वो वाकई में मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से भी पेंटिंग करना शुरू कर रही हैं। हालांकि अभी बहुत ही नई नेसेंट स्टेज में ही हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं। हर 3-4 दिन में एक स्केच या कार्टून या पेंटिंग वो बना रही हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2-5-10 साल में वो एक अच्छी पेंटर बन जाएंगी। वाह, मतलब हम सब मिलकर उनकी एग्जीबिशन को देखने जाएंगे, उनकी पेंटिंग की एग्जीबिशन को, और यू नेवर नो कि आने वाले समय में हम मैम से इंटरव्यू कर रहे होंगे और उस समय हम स्त्री शक्ति बात करेगी प्रभु पर। जी, जी। एक खूबसूरत सा ख्वाब। ये प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, जितना हम लोगों का अनुभव रहा है या आम लोग ऐसा सोचते होंगे कि बहुत गंभीर व्यक्तित्व, बहुत तोल मोल कर बोलने वाले लोग, बहुत कम हंसने वाले लोग, क्योंकि उनका ओहदा ही कुछ ऐसा है। और दूसरी तरफ अगर मैं अगम जैन साहब की बात करूं, लेखक अगम जैन साहब की बात करूं, उपन्यासकार अगम जी की बात करूं, तो वो व्यंग्यकार हैं। व्यंग विधा, एक गंभीर से व्यंग, ये समझ नहीं आया। मुझे लगता है कि व्यंग लिखने के लिए थोड़ा सा गंभीर तो होना ही पड़ता है। अच्छा। सब लोगों को यदि आपको बताना है कि आपने वो चीज़ कहाँ से निकाली है, कहाँ से वो घटना निकाली है या दूसरे व्यक्ति को आपने ऑब्जर्व किया है, तो थोड़ा सा सोचना या समझना तो आपको पड़ता ही है। इसलिए व्यंग्यकार जो होते हैं आमतौर पर, मैं बहुत लोगों से मिला नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो गंभीर होते होंगे। रही बात मेरे गंभीर होने की, तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं उतना गंभीर हूँ या नहीं हूँ। लेकिन यदि ऐसा है भी तो हमारे व्यावसायिक जीवन में तो हमें सोच समझ करके सारी चीज़ें करनी होती हैं, क्योंकि इस तरह से पद और जिम्मेदारी हमें शासन के द्वारा दी जाती है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में गंभीर होने के साथ में हंसी खुशी बनी रहनी चाहिए। सब लोगों के साथ सब अच्छा तालमेल बना रहना चाहिए। यही जीवन है, ऐसे ही सब लोगों के साथ मिलते जुलते ही सारी चीज़ें हो जाती हैं।
आपकी जो किताब की पंक्तियां है ना, मैं उसी में से कुछ पंक्तियों को उठाकर, क्योंकि जब मैं वो उसको हाइलाइट्स देख रही थी, उसकी किताब पढ़ने का मौका अभी नहीं मिल पाया, माफ कीजिएगा, थोड़ा स्पष्टवादिता से मैं बात रख रही हूँ। लेकिन जब मैंने कमेंट पढ़े लोगों के, जब आपकी किताब के बहुत सारे ट्विटर पर, फेसबुक पर और जहां जहां आप शिरकत करने गए होंगे, लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी उस आपको लेकर, जिन जिनको आपने गिफ्ट किया, चाहे मैं राज्यपाल साहब की बात करूं, मुख्यमंत्री साहब की बात करूं, तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं जब आ रही थी तो मैंने पढ़ा, तो उसमें से कुछ हाईलाइट्स थे किताब के, जैसे हिंदुस्तान युवा इतना सब कुछ बनना चाहता है कि अंत में कुछ नहीं बन पाता, और उसकी स्थिति उस महिला की तरह है जो सेल में बहुत आइटम सिलेक्ट करती है लेकिन अंत में खाली हाथ घर वापसी होती है। आपको पता है मैं क्या सवाल पूछने वाली हूँ इसमें? कोई किताब से सवाल नहीं पूछने वाली। ये जो आपने महिला का यहाँ जिक्र किया ना कि उसकी स्थिति, क्या आपको लगता है कि महिलाएं ऐसा करती हैं, असमंजस की स्थिति में रहती हैं जब वो सेल के किसी आइटम को खरीदने जाती है? देखिए, हमारे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन मैं अपनी धर्मपत्नी के उदाहरण से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ मार्केट में कभी कभी चला जाता हूँ। तो जब भी हम जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम सेलेक्ट करते हैं, और जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन जब छटनी करने की बात आती है, जब काउंटर पर पैसे देने की बात आती है, तब एक एक करके चीज़ें अलग होने लगती हैं कि ये तो बाद में ले लेंगे, या ये उतना अच्छा नहीं है, या ये ऑनलाइन अच्छा मिल जाएगा, या ये फिर दूसरे जगह जाएंगे, इंदौर में ज़्यादा अच्छा मिल सकता है, भोपाल में ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। और जो हम 50 आइटम सेलेक्ट करते हैं, अंत में उसमें से रह करके जो एकदम आवश्यक सामग्री होती है वही रह जाती है। अगेन ये जो लाइन है, ये उपन्यास में उस समय वो जो 3-4 किरदार हैं उनका कैसा रोल है, हाँ, उनको लेकर के ली हुई हैं। तो व्यक्तिगत किसी महिला पर इसमें कटाक्ष नहीं है, लेकिन उस समय उपन्यास की जो स्थिति है उसके आधार पर ये लाइनों को लिया। मतलब मैं ये बोल देती हूँ कि इसका सत्य घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद कि हम ऐसा करते हैं, बीइंग फीमेल, ये मैं बता सकती हूँ कि वाकई कई बार हम असमंजस में हो जाते हैं कि ये भी ले लेते, वो ले लेते, और जब बिल बनता है तो रहने तो इसकी अभी जरूरत ज्यादा नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद महिलाओं को अच्छा प्रबंधक माना जाता है। निष्ठा जी हैं गुड मैनेजर, बहुत अच्छी मैनेजर हैं, क्योंकि मतलब मुझे इस मामले में बिल्कुल आइडिया नहीं है कि घर कैसे चलाया जाता है। तो सारी चीज़ों को वही डील करती हैं, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो कि क्या बनना है, क्या सब चीज़ें घर में आनी हैं, और चाहे बड़ी चीज़ भी हो कि यदि इस बार सैलरी से कोई सेविंग हुई है तो उसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कौन सी एफडी अच्छी है या फिर कौन से फंड्स वगैरह अच्छे हैं, तो इसकी जानकारी भी वही ज़्यादा अच्छी रखती हैं। तो मैं हर तरह से निश्चिंत और संतुष्ट रहता हूँ कि एक बार घर पे पहुँच गए हैं तो आपको आराम करना है, जो चीज़ें आपको बताई जाएं उसमें सहयोग करना है, अदरवाइज पूरे जो डिसीजंस होते हैं वो उन्हीं के होते हैं। बिल्कुल। और अगर मैं ये बात करूं, स्त्री शक्ति की हम बात कर रहे हैं, तो आपके आसपास जो शक्तियां हैं स्त्री के रूप में, हम अभी निष्ठा जी के बारे में तो बात कर रहे हैं, हम माँ के बारे में भी बात कर लेते हैं, और उन पंक्तियों से उठाती हूँ जो आपने लिखी हैं कि माँ के जाने के बाद घर वापस लौटना कैसा होता है, उसके बारे में कुछ साल पहले लिखा था। यहाँ से मैं चाहूंगी वो अनुभव आप साझा कीजिए कि जी वाकई मैं आज जहाँ भी पहुँचा हूँ उसमें सबसे बड़ा रोल तो मेरी माँ का ही है, मेरी मदर का ही है। बचपन से क्योंकि माँ और पिताजी दोनों बहुत रूरल बैकग्राउंड से हैं, अभी दोनों फादर टीचर हैं और मदर भी बहुत सालों तक टीचर रही हैं, तो इतना बड़ा सपना देखना मतलब मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप में संभव नहीं था। माँ ने ही विशेष रूप से इतना आगे बढ़ाया, हर चीज़ में आगे बढ़ाया कि नहीं तुम ये भी कर सकते हो, तुम किसी से पीछे नहीं हो, हर चीज़ में सफल हो, हर चीज़ में आगे हो, चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी परीक्षा हो, कोई भी चीज़ हो, वो हमेशा आगे रह करके मेरी सहायता करती थी, संबल बढ़ाती थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि मेरी मदर मेरे पीछे नहीं खड़ी होती तो मैं आज जहाँ हूँ वहाँ पर शायद नहीं पहुँच पाता। और मेरी मदर के साथ में एक घर में स्त्री शक्ति हैं जो मेरी बहन है। बहन हालांकि मेरे से छोटी हैं लेकिन ज्ञान में मेरे से बहुत आगे है, वो संस्कृत में अभी पीएचडी कर रही हैं।
और संस्कृत के जो नेशनल लेवल के शास्त्रार्थ होते हैं जी। तो ये भी आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आमतौर पर जो संस्कृत के शास्त्रार्थ होते हैं उसमें विद्वानों में पुरुषों को ही जाना जाता है कि संस्कृत के शास्त्रार्थ मतलब कि विद्वान होंगे, काशी बनारस उज्जैन के विद्वान होंगे जो उन शास्त्रार्थों को जीतते होंगे। लेकिन इस बार जो बेंगलोर में शास्त्रार्थ हुआ तो उसमें मेरी बहन को मेडल मिला और वो पूरा संस्कृत में शास्त्रार्थ था और वो जीत करके आई हैं। आने वाले समय में संभावना है कि वो संस्कृत की बहुत बड़ी विदुषी बन करके उभरेंगी और उनको देख करके भी हम घर के सभी लोग बहुत मोटिवेट होते हैं। बाहर के लोग भी देखते हैं तो आश्चर्य करते हैं कि इतनी कम उम्र में संस्कृत का इतना ज्ञान की धारा प्रवाह, संस्कृत में एक एक दो दो घंटा बोल सकें, लेक्चर दे सकें और तर्क वितर्क कर सकें। तो इतना पूरा जो है वो मेरी बहन का रहता है। साथ में एक तीसरी जो मेरी दादी हैं जी। दादी का भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि दादी को हमने वहाँ देखा है जब मैं छोटा था और दादी झोपड़ी मतलब छोटा सा ही घर था हमारा गांव में, वहाँ पर वो रहती थी अकेले ही क्योंकि दादाजी बहुत समय से नहीं थे हमारे साथ, दादाजी नहीं रहे तो दादी ने अकेले ही सारी चीज़ें संभाली। और आज के समय में जब वो क्योंकि उम्र के कारण से थोड़ी सी अस्वस्थ रहती हैं तब भी हम लोगों पर उनका पूरे परिवार पर आशीर्वाद बना रहता है। क्या बात है, मतलब आपके चारों तरफ जो घेरा है वो वाकई स्त्री शक्ति का और इतना स्ट्रांग घेरा है कि आप कितना सुरक्षित महसूस करते होंगे ये आपकी बातों से समझ में आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि हम इस वक्त लाइव चल रहे हैं सर, बता देते हैं दर्शक को कि हमारे साथ अगम जी जुड़े हुए हैं और वो बहुत सारे सवाल लेकर बैठ चुके हैं। आपको बता दूं तो एक कॉलर इसी तरह से हमारे साथ जुड़ गए, हरदा से जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं कि उनका सवाल क्या है, किस तरह का सवाल वो आपसे रखना चाह रहे हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। जी नमस्ते। हेलो, बताइएगा। मैम आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, थोड़ा आपको जोर से बोलना पड़ेगा। मैम मेरा आपसे और सर से मेरा एक सवाल है मैम कि मतलब जैसे अब पता चला उनके बारे में कि वो व्यंग भी लिखते हैं, तो मतलब एक आईपीएस की भूमिका में ये व्यंग लिखने का मतलब कैसे? नहीं, हमें आवाज नहीं आ रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगी दोबारा कनेक्ट करें क्योंकि जब तक स्पष्ट आवाज और सवाल नहीं सुना जाएगा सर उसका जवाब दे ही नहीं पाएंगे। मैम आवाज आ रही है? मैं रख लूं आपसे सवाल क्योंकि समय एकदम जल्दी जल्दी भाग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं रोक लूं समय को। निर्मला पुतिल जी ने बहुत खूबसूरत पंक्तियां लिखी। तन के भूगोल से परे एक स्त्री की मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खौलता इतिहास। जब आप निष्ठा जी के साथ बैठते होंगे या जब कभी बचपन में आप माँ के साथ बैठते होंगे या जब कभी आप बहन के साथ कोई चीज शेयर करते होंगे या दादी के अनुभव आप लेते होंगे, उनके मन के अंदर जो चलता होगा आप उसको महसूस करना और शायद कभी कभी आप सलाहकार का काम भी कर जाते हो। हाँ, सलाहकार का काम मैं नहीं करता हूँ, सलाहकार का काम वो करते हैं। जब भी मुझे आवश्यकता होती है तो सलाह इन्हीं में से कहीं से निकल करके आती है। लेकिन जो आप सबकी बात कर रहे हैं उसमें मैं एक चीज विशेष रूप से ऐड करना चाहूँगा कि मैंने ये महसूस किया है कि सहनशीलता जो है वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। या सबके बारे में बात ना करूं क्योंकि मुझे इस विषय में अनुभव नहीं है, तो कम से कम मैंने तो ये देखा है कि हम लोगों के आसपास के जो लोग हैं उसमें पुरुषों की अपेक्षा हमारे साथ जिनका रहा है संबंध उन महिलाओं में सहनशीलता बहुत ज़्यादा है। बड़े से बड़ी घटनाओं को पी सकने की शक्ति, बड़े से बड़े दुखों को झेल सकने की शक्ति, जो यदि व्यक्तिगत रूप से उन पर भी बीते हों उन सबको झेलने की शक्ति मुझे लगता है कि महिलाओं में ज़्यादा होती है। मुझे लगता है कि यदि मेरे साथ वो चीज़ें बीती होती तो मैं कैसे रिएक्ट करता। और दूसरी चीज़ ये है कि जुड़ाव वो भी महिलाओं में ज़्यादा होता है कि किसी व्यक्ति से यदि उनका जुड़ाव हो गया तो फिर वो उन्हीं के लिए हो जाते हैं, अपना सब कुछ छोड़ करके वो उन्हीं के लिए हो जाते हैं। चाहे मेरी माँ की बात हो, मेरी वाइफ की बात हो, बहन की बात हो, सभी की बात हो, तो वो इतना जुड़ा हो जाता है कि हम तो इतना नहीं जुड़ पाते। मुझे लगता है कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी ज़रूरी है, ये भी करना चाहिए। लेकिन उनके लिए ऐसा हो जाता है कि यदि आपके प्रति प्रेम है, आपसे राग है, तो फिर आपको वो दुखी नहीं देख सकते, इतना ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है। मतलब आपने वो याद दिला दिया जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिख दिया कि वात्सल्य, स्नेह, कोमलता, दया, इन्हीं आधारों पर सृष्टि थमी हुई है और यही स्त्रियों के गुण हैं। जी, आपको ऑब्वियसली लिखने का शौक है, तभी तो हम उपन्यास हमारे हाथ में आया। पढ़ने का बहुत शौक होगा तभी लिखने का शौक आया। तो कुछ ऐसी पंक्तियां जो आप आज इस कार्यक्रम के माध्यम से डेडिकेट करना चाहें? मुझे पंक्तियां वैसे बहुत ज़्यादा याद रहती नहीं है क्योंकि मैं गद्य में लिखता हूँ और कविताएं बहुत कम ही लिखी हैं मैंने।
तो मुझे बहुत ऐसी कोई पंक्तियाँ विशेष रूप से याद नहीं है, लेकिन इन जनरल मैं सभी लोगों को ये पर्व जो है उसकी बधाइयाँ देते हुए ये बात डेडिकेट करना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए कोई विशेष रूप से दिन मनाया जाए या पर्व मनाया जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। सारे 365 दिन उनके हैं और सारे 365 दिन हमारे हैं, सभी के हैं सारे 365 दिन। और जो सशक्तिकरण है, सशक्तिकरण हम इस प्रकार का हमारे देश में, हमारे समाज में चाहते हैं कि सभी बराबर रहें, सभी समानता पूर्वक, न्याय और नीति पूर्वक मुख्य रूप से सारे कार्य का संपादन कर सकें, सारे कार्य अच्छे से निभा सकें। सर, एक सवाल आया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास लगातार टीम के पास व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं, तो एक चूंकि समय कम है तो मैं ही रख लेती हूँ वो सवाल कि कभी असफलता का स्वाद चखा है आपने? जी, मैंने जैसा आपको बताया कि मैं 12th के बाद में IIT में जाना चाहता था, तो 12th के जस्ट बाद में मैंने IIT का एग्ज़ाम दिया और मैं असफल रहा। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि एक अटेम्प्ट और बचा है अभी। मैंने कोटा गया, कोटा जा करके मैंने तैयारी की। कोटा एकदम मतलब IIT की तैयारी करने के लिए गढ़ माना जाता है कि जो भी बेस्ट लोग हैं वो वहीं मिलेंगे आपको। मैंने वहाँ जा कर के तैयारी की। उसके बाद में मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, कम से कम 1 साल पहले से तो ज़्यादा ही था कि अब मैं शायद सेलेक्ट हो सकता हूँ। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद भी मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। तो वो जो दूसरी बार की असफलता थी, संभवतया वो कहीं ना कहीं चुभी कुछ समय के लिए, हालांकि बहुत ज़्यादा देर तक मुझे बहुत परेशानी नहीं रही, लेकिन उस असफलता ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जो जब मैंने UPSC का एग्ज़ाम दिया उस समय काम आई। उन गलतियों को मैंने नहीं दोहराया, तो इधर मेरी सफलता आसान हो गई। थोड़ा सा उपन्यास पर वापस आ जाते हैं जी। कभी गांव कभी कॉलेज, और वो जो किरदार हैं उसके अंदर, उनमें से कुछ किरदार क्या होता है, मतलब मैं एक आम व्यक्ति की तरह से इस सवाल को रखूंगी कि कई बार जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि क्या विवेक आप हैं, क्या महिमा आपके जीवन से जुड़ी हुई है। इस तरह के जो किरदार जब हम देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, इसलिए तो लिखा गया है क्योंकि शायद ये जिया गया है। क्या ऐसा होता है? जी, तो किरदारों की यदि बात आई है तो मैं अपने उपन्यास से ही एक महिला किरदार को उद्धृत करना चाहूँगा। एक किरदार है सुरभि का। तो सुरभि का जो किरदार है वो आप जब उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से, मतलब पूरे किरदारों में सबसे समझदारी वाला जो किरदार है वो सुरभि का ही रहा है। और अमूमन रियल लाइफ में भी यही होता है कि महिलाएं हर घटना को कैसे रिएक्ट करना है उसमें ज़्यादा समझदार हो जाती हैं। तो सुरभि का किरदार ऐसा है कि उसके व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ ऐसी घटना घटी कि उसके माँ बाप उसके साथ में नहीं रहे, उसे अपने मामा जी के साथ में रहना पड़ा। और उसके बावजूद भी, खुद के व्यक्तिगत जीवन में ऐसी परेशानियां होने के बावजूद भी, वो कैसे विवेक के लिए गाइडिंग फोर्स का काम करती है, कैसे वो विवेक को गाइड करती है कि नहीं, तुमको आगे बढ़ना है, चाहे कोई भी दिक्कत हो, लेकिन हमें कहीं भी हार नहीं माननी है और लगातार आगे बढ़ना है। तो ये एक मुझे लगता है कि महिला ही कर सकती है, करती भी हैं। और अमूमन सामान्य तौर पर कहा भी जाता है कि हर सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो वही झलक जो है सुरभि में आपको उपन्यास में दिखेगी। मैं इसको थोड़ा सा जो करेक्ट करूं क्या, अगर आप इजाजत दें, कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है और एक सफल महिला के पीछे पूरे परिवार का हाथ होता है। तो जिस तरह से निष्ठा जी काम कर रही है उनको डेडिकेट करते हुए 4 लाइनें, और फिर एक अंतिम सवाल रखूंगी कि क्यों होती है निराश, तू तो सहनशीलता का प्याला है। क्यों होती है निराश, तू तो सहनशीलता का प्याला है, तो क्या हुआ, तू मलाला नहीं, तूने घर तो संभाला है। क्या बात है। एक अधिकारी के तौर पर क्या कहना चाहेंगे आप, एक लेखक के तौर पर क्या सलाह देना चाहेंगे आप, खासतौर से हमारे युवा वर्ग को? अधिकारी के तौर पर यदि आप मेरे से पूछेंगे तो मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि आज के समय में महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है। मैं अपने अनुभव से इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि 2-3 साल पहले जो हमारा कोरोना का प्रकोप रहा और हम सभी लोग उससे बहुत प्रभावित हुए, तो उस समय हमने देखा कि जो कोविड वॉलंटियर्स की टीम थी, जो खुद वॉलंटियर करके घर से बाहर निकले थे असहाय लोगों की सहायता करने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी, भोजन संबंधी, आने जाने संबंधी सहायता करने के लिए, उसमें महिलाओं की, गर्ल्स की संख्या कहीं भी कम नहीं थी। लगभग बराबर संख्या में वो वॉलंटियर बन करके हमारे पास आए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि उन्होंने दिन रात देखे बिना काम किया। ऐसा नहीं है कि महिलाएं रात में बाहर नहीं निकल सकती हैं, काम नहीं कर सकती हैं,
पुलिस के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने हमारी सहायता की और सब लोगों को उन्होंने बहुत सहयोग किया। हाईवे पे हो, चाहे गलियों में हो, चाहे मार्केट्स में हो, सब्जी मंडियों में हो, हर जगह उन्होंने वॉलंटियर किया। दूसरी चीज़ मैं अधिकारी के नाते आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आज के समय में भी सब कुछ अच्छा है ऐसा नहीं है। कई जगह एक दो ऐसी घटनाएं महिलाओं के साथ हो जाती हैं जिसके कारण से पूरा समाज शर्मिंदा होता है और हम लोग भी घर पे बैठे बैठे उस समय खाना भी नहीं खा पाते जब हम ऐसी घटना कोई सुनते हैं तो हम मेरा सभी से ये निवेदन है कि हम सभी बराबर हैं, सभी को अपने अपने कंसेंट का अधिकार है। तो कोई भी ऐसी घटना किसी के भी साथ ना हो कि रात्रि का समय है या वीरान समय है तो किसी के साथ ऐसी घटना हो जाए। एक समाज के रूप में भारत देश की ऐसी पहचान नहीं है जो कुछ एक लोग उसको बदनाम करने का प्रयास करते हैं। हम सभी एक समाज के रूप में संगठित हों। पुलिस घटना होने के बाद में आरोपी को पकड़ तो सकती है, अपराधी को पकड़ तो सकती है, लेकिन घटना नहीं होना ये एज अ समाज हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम सब अपने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो सबका सम्मान करना सीख सकें। बिल्कुल, क्योंकि अपराध को खत्म नहीं किया जा सकेगा लेकिन कम जरूर किया जा सकता है मिलकर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। खबर भारत परिवार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है और दर्शकों की तरफ से भी धन्यवाद कि आपने इतनी ज़रूरी बातें इतनी सहजता के साथ बता दी। और जाने से पहले, चूंकि स्त्री शक्ति पर हम बात कर रहे थे, नारी शक्ति, तो कुछ खूबसूरत सी बातें जाने से पहले कि जैविक और नैतिक दोनों संदर्भों में महिलाओं के पास एक परिवार के भविष्य और विकास के साथ साथ पूरे समाज को विकसित करने के लिए ज्यादा क्षमताएं हैं। इस प्रकार हर महिला को एक व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से विकसित होने और अपनी पसंद बनाने में मदद करने के लिए समान अवसर दिए जाने चाहिए। सुमित्रा नंदन की जो पंक्तियां हैं वो जाने से पहले कि मदिराधर चुंबन प्रसन्न मन, मेरा यही भजन और पूजन। प्रकृति वधु से पूछा मैंने, प्रियसी तुझको दूं क्या स्त्री धन? बोली प्रिय तेरा प्रसन्न मन, मेरा यौतुक मेरा स्त्री धन। खबर भारत परिवार की तरफ से जाते जाते आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी।